स्वास्थ्य से जुड़े समसामयिक और ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक विमर्श के इस मंच आइए बात करें में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे। और आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहर के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर राहुल सिंह और वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अजरा शाजी मैडम है। मैम और सर, आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। नशा एक ऐसा विषय, मुझे लगता है कि हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अपने किसी न किसी परिचित, किसी न किसी स्वजन को इस दौर से गुजरते, इससे संघर्ष करते हो या किसी मित्र को न देखा हो। तो ये दंश हम सबका व्यक्तिगत दंश है। ये लड़ाई शायद किसी न किसी स्तर पर हम सबकी व्यक्तिगत लड़ाई भी है। तो सबसे पहले मैम बारी बारी से सर आप और मैम आप इस विषय पर अगर काशी की जनता जनार्दन को कुछ संदेश दे सकें। सबको मेरा नमस्कार। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। जब भी कोई नशा करता है तो कहीं न कहीं वो वही विफल नहीं होता है, कहीं न कहीं परिवार, समाज और देश बिल्कुल विफल ना होते हैं। कहीं न कहीं हमें इसको नशा पे जो दिक्कत है इसको पूरे होलिस्टिक वे में सॉल्व करना है। चाहे परिवार हो या देश हो, राज्य हो, सरकारें हो, कोई भी प्राइवेट हो या सरकारी संस्थान हो, सबको मिलकर इस नशा का जो रोग है बहुत तेजी से जो फैल रहा है, खास करके हमारे जो नौयुवा हैं, एडोलेसेंट्स हैं, उनको ये गिरफ्त में लेना है। तो एक होलिस्टिक वे जो होती है उसको अपनाते हुए इसको टैकल करना है इसको। तो जो नशा होता है वो अक्सर ही मानसिक रोगों में आता है। अक्सर हम जब मानसिक रोग की बात करते हैं तो दिमाग में एक शब्द आता है पागलपन। आम भाषा में इसको पागलपन, साइकोसिस कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मानसिक रोग एक बहुत बड़ा विषय है, एक सब्जेक्ट है। उसमें मानसिक जो रोग होते हैं उसमें साइकोसिस, न्यूरोसिस मतलब गंभीर मानसिक रोग होते हैं, नशा होता है, सामान्य मानसिक रोग होते हैं। तो अगर 10 पेशेंट आते हैं हमारे पास तो उसमें से 7-8 सामान्य मानसिक रोग के होते हैं, उसमें पागलपन नहीं होता है। सिर्फ 10 में से 2-3 लोग पागलपन के वो रोग से पीड़ित होते हैं। तो जो नशा होता है एक मानसिक रोग है, पहली बात ये दिमाग में डालने की बात है। और इसका पूरा समाधान है, नशा मुक्ति हम करते हैं रमला हॉस्पिटल में। हर गुरुवार को 2 से 5 निःशुल्क परामर्श मेरी उपलब्ध है। तो आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं और नशा से मुक्ति पा सकते हैं। मैम, पीयर प्रेशर की बात आती है, जब भी नशे की बात होती है तो मेरे भी बहुत मित्र रहे हैं। मैंने उनके भी मनोभाव को समझने का प्रयास किया। वो व्यक्तिगत बातों में इस बात को स्वीकार करते हैं कि नशे से मुझे नुकसान तो है, नशे से मेरे परिवार और समाज को भी नुकसान है, जैसा कि सर ने कहा। लेकिन जैसे ही वो एक समूह में आते हैं, वो कहीं ना कहीं वो पीयर प्रेशर काम करता है, जिसके बाद वो लगता है कि इस समूह में शायद अगर हमने नशा न किया, शायद हमने अगर सिगरेट को मना कर दिया तो हम लोगों से कुछ अलहदा दिखेंगे, कुछ अलग पीछे छूट जाएंगे। तो इस नशे के पीछे क्या मनोभाव काम करता है मैम? कैसे तंबाकू का जो नशा है वो एक व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आप कैसे देखती हैं इसे? सर, अभी आपने जो पीयर ग्रुप की बात की कि पीयर ग्रुप का जो डिफरेंस होता है, तो एक तो जो किशोरावस्था में एडोलेसेंस पीरियड में होता है, उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है उस ग्रुप के साथ, उस समुदाय के साथ जिसमें हम रहते हैं, कॉलेज में या हायर स्कूल के जो 11th-12th में जो क्लासेस होते हैं, तो उसमें अब तो उससे पहले के भी बच्चे लेने लगे हैं। तो उस समय एक तो जिज्ञासा और दूसरे एक ये भी होता है कि मैं उस ग्रुप से अलग हो जाऊंगी अगर या हो जाऊंगा, क्योंकि अब तो लड़कियां भी ले रही हैं। तो ये भावनात्मक जुड़ाव और एक तरह का डिपेंडेंस, तो सब्सटेंस भी अब्यूज डिपेंडेंस भी होता है और अब्यूज भी होता है। ये किसी भी चीज़ को, जैसे चाय हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि चाय पीना नॉर्मल, लेकिन अगर हम एक क्वांटिटी से ज़्यादा पीते हैं तो वो अब्यूज हो जाता है। और डिपेंडेंस, तो अगर वो डिपेंडेंस अगर वो जुड़ाव, जो कि मैं इससे थोड़ा सा हट के बोल रही हूँ, भावनात्मक जुड़ाव जो पीयर ग्रुप के साथ है, ये जुड़ाव भी अगर डिपेंडेंस बन जाता है तो वो भी एक नशा है। और उस नशे के साथ ही नशा मिल जाता है और कुछ खोने का भय हो जाता है। तो एक तो ये है, और दूसरा जो हिडोनिज्म का प्रिंसिपल है जिसमें सब मानव माइंड जो है काम करता है, वो होता है कि सीकिंग प्लेजर और अवॉइडेंस ऑफ पेन। हम सब क्या करते हैं कि जिससे भी हमें जो मोमेंटरी रिलीफ मिलता है
उसकी तरफ जाते हैं। व्यक्तिगत जो थोड़ा बहुत आनंद मिलता है, जिसको हम आनंद समझते हैं, वो एक भ्रम होता है और उससे भागते हैं जो मित्रों ऐसा पेन देता है। हालांकि वो पेन आगे के समय हो सकता है कि आपके लिए भलाई साबित हो, लेकिन उसको अवॉइड करने की जो टेंडेंसी है, उस अवॉइडेंस की वजह से भी हम इस तरह का लेते हैं। व्यक्तिगत जीवन में कोई संघर्ष है, कोई तनाव है, कोई क्लेश है, तो उसकी वजह से भी वो क्षणिक सुख के लिए हम कई बार अपने दीर्घकालिक परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं, और एक ऐसी प्रवृत्ति जिसमें कि हम तकलीफ से होकर गुजरना नहीं चाहते हैं, संघर्ष से बचने की एक जो प्रवृत्ति है, वो भी कहीं ना कहीं इस नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। सर, आपसे सवाल ये है कि चाहे किसी भी बीमारी का इलाज हो, इलाज के खर्च को लेकर एक लोगों में बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है कि भाई चलो हम इलाज तो कर लेंगे, हमने समस्या को तो मान तो लिया, तो क्या नशा मुक्ति के इस अभियान में जो आप इलाज करते हैं उसका जो खर्च पड़ता है, जैसे लोग कहते हैं कब तक इलाज चलेगा, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज की अवधि को लेकर लोग बहुत सारे सवाल रहते हैं लोगों के मन में, और दूसरा रहता है कि इलाज को लेकर कितना खर्च पड़ेगा। हालांकि एक सामान्य प्रज्ञा से, एक कॉमन सेंस से मुझे तो ऐसा लगता है कि नशे पर कुल हुआ खर्च शायद उसके इलाज के खर्च से ज़्यादा ही पड़ता होगा, लेकिन इस पर आप प्रकाश डालिए कि क्या नशे मुक्ति के इलाज का खर्च बहुत ज़्यादा है और वो अवधि क्या बहुत ज़्यादा है, बहुत अनटेनेबल है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो जो नशा होता है उसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं, जी। उसका एक ट्रीटमेंट कोर्स होता है। क्योंकि नशा एक दिन में नहीं छूटता, एक महीने में नहीं छूटता है, महीनों लग जाते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना गिरफ्त में हैं उसके। तो मिनिमम जो ड्यूरेशन होता है नशा मुक्ति का, हम लोग 3 से 6 महीने करते हैं। अगर कोई भी नशा ट्रीटमेंट होता है, अगर 1 साल चल गया तो बहुत अच्छा है। कम से कम मिनिमम 6 महीने तो करते ही करता है। और इसमें डिपेंड करता है कि कौन का नशा है। अगर शराब का नशा है या तम्बाकू का नशा है तो ये OPD बेसिस पे ही हो जाता है। आपको पहले दूसरी बार में ट्रीटमेंट आना पड़ता है, महीने में 1-2 बार, फिर हम 2-2, 3-3 महीने बुलाते हैं। उसमें कुछ टैबलेट चलाते हैं, निकोटीन पैच, अगर आपको टोबैको एडिक्शन, कुछ तम्बाकू गुटखा कर रखा होगा तो निकोटीन पैच लगाते हैं, वो थोड़े से महंगे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो उतने महंगे नहीं होते हैं जितना आपके बाद में खर्च बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप नशा नहीं छुड़ाएंगे, खास करके जो गुटखा होता है, तम्बाकू बहुत खतरनाक होता है, ये कुछ सालों बाद ये आपके मुंह में ओरल फाइब्रोसिस कर देगा आपको, जो कि इनक्यूरेबल और मुश्किल है इसको ट्रीट करना, और कैंसर का रिस्क अलग से। तो मेरे हिसाब से उतना खर्चीला नहीं है अगर आगे का भविष्य देखें उसका, जो बहुत ही खतरनाक है और ये चिंताजनक है। सर, विड्रॉल सिम्टम्स और विड्रॉल सिंड्रोम, ये एक शब्द बार बार उभर कर सामने आता है जब नशे की बात करते हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि विड्रॉल सिम्टम्स या विड्रॉल सिंड्रोम क्या है, ये कितना खतरनाक है और क्या इसका इलाज संभव है, और कैसे इसका हम लोग निवारण करें? हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल सर ने पूछा है। विड्रॉल, तो विड्रॉल को समझने के लिए बहुत मैं आम भाषा में समझाता हूँ कि जब हम गाड़ी चलाते हैं 50, 60 या 100 की स्पीड में, और अचानक जब हम ब्रेक मारते हैं अचानक, तो कहीं ना कहीं हमें एक जर्क लगता है, हम कहीं ना कहीं हम उसका नुकसान भोगते हैं। ऐसे ही बॉडी होती है, अगर आप लंबे समय से नशा कर रहे हैं और अचानक जब आप रोकते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी अडेप्ट हो जाती है, आपकी जो ब्रेन होता है वो अडेप्ट हो जाता है। और अचानक जब आप रोकने की कोशिश करते हैं या छोड़ने की कोशिश करते हैं तो बॉडी आपका सिम्टम्स, जो लक्षण, वो देती है कि मुझे और चाहिए नशा, नशा क्यों बंद कर दिया। तो एक तरह से शरीर की ये मांग है कि आपने इतने साल महीने तक मुझे नशा दिया और अचानक क्यों बंद कर दिया, तो वो मांग करती है। तो उसमें नींद ना आना, घबराहट, बेचैनी, पेट नहीं साफ होना, हाथ पैर कांपना, पसीना आना और बार बार पानी पीने का मन, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो माइल्ड टू मॉडरेट में आते हैं। डिपेंड करता है आप नशा कौन सा कर रहे हैं। अगर आप अल्कोहल नशा करते हैं, जो शराब का नशा हो, तो वो थोड़ा घातक होता है। तो इस तरह के विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं क्योंकि आप अचानक इसको रोक देते हैं। क्योंकि इसको रोकने का तरीका होता है, एक एडिक्शन प्रोसेस होता है, आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप खुद करेंगे तो मुश्किल में आते हैं। जब कोई परामर्शदाता उसको करता है तो बहुत ही उसको केयर से करता है और आपको जो तकलीफ होती है, विड्रॉल होता है, वो बहुत कम हो जाता है। तो आपको नशा छुड़ाने में बहुत सहायक मिलता है विशेष परामर्श के साथ। मैम, आप साइकोथेरेपी करती हैं, बिहेवियर थेरेपी करती हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करती हैं, अलग अलग मनोरोगों में या अलग अलग मानसिक परिस्थितियों में।
नशा मुक्ति, खासकर तंबाकू से नशा की मुक्ति या दूसरे जो भी नशे हैं उनसे जो मुक्ति के विषय में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या साइको या बिहेवियर थेरेपी की कितनी भूमिका है? सर, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम होलिस्टिक ट्रीटमेंट पे बिलीव करते हैं। जैसे अभी डॉक्टर राहुल सर ने बताया कि किस तरह से वो अपना उसको वेरियस तरीके से मेडिकेशन के ज़रिए दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ ही क्योंकि माइंड और बॉडी का रिलेशनशिप है, मनुष्य की इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कि वो और कौन कभी कभी कोई एक ऐसी चीज़ उसको ट्रिगर कर जाती है, वो एक प्रेरणा बन जाती है ताकि वो उसके अंदर वो इच्छा शक्ति और प्रबल हो जाए। तो हमारी कोशिश होती है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की, ताकि जैसे अगर कोई किसी ने डिप्रेशन की वजह से कोई अल्कोहल या कोई सब्सटेंस अब्यूज से ले रहा है या टेंशन से बचने के लिए, तो उसको उसकी अपनी सेल्फ एफिकेसी कि वो सक्षम है बिना किसी बाहरी चीज़ पे निर्भर हुए अपने आप से वो उस चीज़ को डील कर सकता है। तो पेन मैनेजमेंट है, लाइफ की जो डे टू डे क्राइसिस है उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना और उसको फेस करने की क्षमता को, जो फॉर्टिट्यूड और रिजिलियंस है, उसको डेवलप करने की कोशिश हम थेरेपी के ज़रिए करते हैं। उनको रिलैक्सेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स और दूसरी चीज़ों के ज़रिए, ताकि वो उनका अपने ऊपर विश्वास बढ़े, मनोबल बढ़े, ताकि वो और इसका असर उसके दूसरे मेडिकेशन और सब पे होता है, क्योंकि उसके बाद फिर वो जो प्रोग्रेस होता है वो फास्ट हो जाता है। क्योंकि जब आदमी किसी किसी चीज़ को के प्रति विलिंग होता है, विलिंगनेस के साथ ही वो अपनी दिनचर्या, अपना खान पान और अपनी दवाइयाँ लेता है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से असर करती है। यानी नशा मुक्ति के लिए अपनी इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है या कह जी, सकें तो एक बेसिक क्राइटेरिया जी। है। क्योंकि मैम और सर दोनों आप लोगों से सवाल है कि एक पहलू उठता है ट्रीटमेंट कंप्लायंस का। कई मरतबा हम लोग ये देखते हैं कि चाहे पारिवारिक दबाव की वजह से हो या खुद की इच्छा से हो, लोग नशा छुड़ाने के लिए आते भी हैं, इलाज और बिहेवियर थेरेपी या साइकोथेरेपी शुरू भी करते हैं, लेकिन उसे मुकम्मल नहीं कर पाते, उसे उसके मुकाम तक पहुंचा नहीं पाते, अंजाम तक पहुंचा नहीं पाते, और वो पुअर ट्रीटमेंट कंप्लायंस के कैटेगरी में पढ़कर फिर से वो नशा शुरू करते हैं। इसके क्या कारक आप लोग देखते हैं और इस समस्या से कैसे निवारण किया जाए? कैसे, हाउ कैन वी इंश्योर दैट द पेशेंट्स डू कंप्लाई विद देयर ट्रीटमेंट रेजिम और हम लोग सच में एक सार्थक नशा मुक्त भारत की तरफ आगे बढ़ सके? इसके लिए जो उनके साथ आते हैं, जो उनके अटेंडेंट आते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं, उनका साइको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि केवल अकेले क्लाइंट की काउंसलिंग नहीं होती है। मैं और राहुल सर दोनों से बात करते हैं और फिर उनको समझाते हैं कि कितना ज़रूरी है ये बदलाव आना। और ऐसा प्रमिला में भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं जो एडमिट हुए हैं, आईपीडी में, ओपीडी में भी आते हैं। उनके पेरेंट्स को अलग से बहुत देर तक हम लोग समझाते हैं, आप भी उनको समझाते हैं कि ये ज़रूरी है, इसलिए आप उसको, ये प्रोसेस चलेगा और ट्रीटमेंट की एक प्रक्रिया है, उसको अंत तक चलने दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे मेडिसिन विड्रॉ की जाती है। जैसा कि सर ने अभी बताया, राहुल सर ने, कि विड्रॉल इफेक्ट के मेडिसिन में भी होता है कि बीच में कोई मेडिसिन जो इलाज के लिए दी जा रही है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसका भी उल्टा इफेक्ट होता है। और कोई भी ट्रीटमेंट जैसे थेरेपी हो, साइकोथेरेपी हो, तो उसके लिए उनका शामिल होना, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर उनके फ्रेंड्स हैं जिनसे वो क्लोज, अगर पत्नी है तो पत्नी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी था, कि सब लोग, और उनको ये भी बताना कि उस पर्सन को अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया जाए पॉजिटिव रिगार्ड के साथ। ठीक है, उसकी ये कमी है, लेकिन बार बार उसको कमी का एहसास ना दिलाया जाए, उसको प्रेम और स्नेह से, क्योंकि कुछ चीज़ें उसके नियंत्रण के बाहर है, तो उसको भी एक बीमारी समझ के, जैसे हम शारीरिक बीमारियां हमें दिखाई देती हैं, पर इस तरह की बीमारियां, ठीक है, इनका जब परिणाम होने लगता है तब दुष्परिणाम तो हम उससे अवगत होते हैं, लेकिन वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसका एंटीसीडेंट फैक्टर क्या है, इसके प्रति उसको बिना किसी शर्त के स्वीकारें और उसके साथ सहज भी करें। यानी ये लड़ाई एक व्यक्ति की लड़ाई ना होकर पूरे परिवार की लड़ाई है, उसके सभी स्वजन, सभी प्रियजनों की भी लड़ाई है, उसमें सबको योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। सर, डी एडिक्शन सेंटर्स के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं कि भाई कई जगह हम लोग राह चलते हुए उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते हैं कि फला जगह पर डी एडिक्शन सेंटर है और वहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र वगैरह। ये डी एडिक्शन सेंटर की जरूरत किन लोगों को पड़ती है, क्या इनकी भूमिका होती है, कैसे संचालित होते हैं, क्या वास्तव में इसकी जरूरत पड़ती है हर मरीज के लिए या किसी विशेष कैटेगरी के लिए, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है। देखिए, हम दो चीज़ समझते हैं, डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन। तो दो फुल फेज में हमारा ट्रीटमेंट होता है। तो जो आप कहीं भी देखते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र, यूजली ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, क्योंकि जो डी एडिक्शन होता है वो प्रॉपर कंसल्टेंट करते हैं, जो नशा मुक्ति रोग विशेषज्ञ होते हैं, मनोरोग विशेषज्ञ, वो करते हैं।
यूजली ये शॉर्ट पीरियड का होता है। हम 5 दिन 10 दिन 2 हफ्ते तक पहले उसको हम नशा छुड़वाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि वो नशा खुद से छोड़ सकता है कि नहीं। कुछ दवा भी डालते हैं, अगर वो घर पे ही नशा छोड़ दें तो अच्छी बात है। अगर नशा वो ना छोड़े तो फिर हम उसको बहुत सीरियस मामला है, सीरियस कंडीशन उसका नहीं छोड़ना चाहता है और फैमिली भी उतना तैयार नहीं है या फिर कहती है कि ये नशा करेगा ही करेगा, हमें लगता है रिलैप्स के ज़्यादा चांस हैं, फिर नशा करेगा तो हम उसको रिहैब सेंटर में डालते हैं। तो डिपेंड करता है कि कितना सीरियस की चीज़ है। तो पहले हम डी एडिक्शन करते हैं, फिर डी एडिक्शन प्रॉपर या रिहैबिलिटेशंस करते हैं। तो इसमें 2 चरण होते हैं। मैम, एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक के अलावा आपका अध्यापन में भी एक लंबा अनुभव रहा है। आपने साइकोलॉजी की क्लासेस भी ली हैं और जागरूकता फैलाने के जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार की तरफ से भी नशा मुक्ति को लेकर प्रयास किए जाते रहे हैं। कई बार नशे के खेप पाए जाते हैं, उनको सरकार जलाती है, चाहे वो ड्रग्स के हों। सरकार, अगर आप थिएटर में मूवी देखने जाएं तो तंबाकू के प्रयोग को लेकर तमाम तरह के एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करती हैं। लेकिन एक वरिष्ठ प्रशासक के रूप में आप सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं या सामाजिक स्तर पर, इसमें क्या कमियां देखी, क्या सुझाव देना चाहें कि हाँ, इस फ्रंट पर हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है, शायद उससे नशा मुक्त भारत के इस अभियान में हम लोगों को और मदद मिलेगी। अपने अनुभव को साझा करिए। जी सर। जी, सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी नीतियाँ और ऐसी पॉलिसीज़ आई है जो बहुत अगर उसको पालन किया जाए, उसका अनुपालन सही ढंग से किया जाए और रेगुलरली किया जाए, हर लेवल पे, हर स्तर पे किया जाए, तो इसकी कोई शक नहीं है, निसंदेह ये जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन उसमें यह है कि ये पूरे समाज की समस्या, जैसे आपने अभी कहा कि एक व्यक्तिगत नहीं है और कई लेवल पे हमारे उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने, इवन आरसीआई जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसने भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस खोले हैं और ऐसा नशा मुक्ति केंद्र भी खोला गया है। लेकिन हर लेवल पर दुर्भाग्यवश उस तरह का नहीं हो रहा है। कहीं ब्यूरोक्रेसी डिलेज भी है और लोगों को दौड़ना पड़ता है। खास करके जो हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके लिए वहाँ तक पहुँचना ही एक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर होता भी है तो जिस तरह से सब्सिडाइज्ड और बहुत सारी चीज़ें ट्रीटमेंट है, लेकिन उसका बेनिफिट लोगों में जागरूकता नहीं है। उसके लिए भी कैंपेन हो रहा है, लोग बात करते हैं, लेकिन रिमोट एरियाज़ में जहाँ लोग विलेज में और दूसरी जगह पे इस तरह की जागरूकता नहीं है कि और कैसे उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो ये मुझे लगता है कि कहीं पर एक गैप है। जैसे किसी चीज़ की जो एक करेक्टिव मैकेनिज्म है वो हमारे सिस्टम में नहीं है कि वो चीज़ें अनुपात, तो पॉलिसीज़ तो बन गई और इसमें हम गवर्नमेंट को भी दोष नहीं देंगे। हर बार जो सरकार आई उसने बनाया और इस बार भी बहुत सारी प्रयास भी किए जा रहे हैं लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता तक वो पहुंच नहीं पा रहा है उसमें तो है, लेकिन उसका अनुपालन में हाँ भी बहुत सारी हाँ, और कोई हैं। करेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है, चेकिंग मैकेनिज्म नहीं है। जी जी। सर, आपसे एक सवाल है कि वैसे तो एक मनोरोग विशेषज्ञ के रूप में आप, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मैम, नशा मुक्ति के इस अभियान में नेतृत्व रखते हैं, नेतृत्व की क्षमता भी रखते हैं, जिम्मेदारी भी नेतृत्व की आपकी है। पर हम जैसे आम लोग कैसे एक फुट सोल्जर के रूप में योगदान कर सकते हैं ताकि ये अभियान समाज के अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचे और सच्चे अर्थ में इसका लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचे? इसमें हम लोगों के लिए अगर आपको कुछ भी टिप्स हो, कुछ टेक होम मैसेज हो तो वो दे दीजिए। बिल्कुल सर। पहली बात, जितने भी कुछ पहले से जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, खास करके जो जनमानस में हो या डॉक्टर्स में भी हो, उसको थोड़ा दूर करने की ज़रूरत है। और इसमें जो नशा है, जो नशा, क्योंकि जनमानस में एक है कि नशा तो छूटता ही नहीं, या तो इस तरह की भावना, इस तरह का प्रचलन है कि नशा तो वो तो नशा करेगा ही करेगा। इस तरह की जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा। जैसा हम बताएं, नशा एक मानसिक रोग है, उसका पूर्ण उपचार उपलब्ध है और ये हमें जनमानस में पहुंचाना है। एज अ डॉक्टर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ स्पेशलिस्ट जो भी हैं, वो अपने अपने लेवल पे ये चीज़ें कम से कम पहुंचानी है कि नशा एक मेंटल इलनेस है, नशा एक मानसिक रोग है, इसका उपचार उपलब्ध है। और जो एक हम लोग टैबू देते थे, टैग देते हैं, खास करके जो समाज में होता है कि ये तो नशा है तो करेगा ही, नशा का कोई वो नहीं है, ये बहुत ही बड़ा एक भ्रम है कि नशा नहीं छूटता है। तो बस ये 2-3 चीज़ें अगर हम कर लें तो इसमें बहुत तेज़ी से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैम, आज के युग में फिर से विपश्यना, योग,
प्राणायाम, वैदिक लाइफस्टाइल और गोइंग बैक टू आवर रूट्स, जी। इस तरह के अभियान भी चले हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, जी। कई तरह के इस तरह के फाउंडेशंस बने हैं, अभियान चले हैं जिसमें लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने की भी, अपने कोशिश विरासत से की गई, जोड़ने की भी जी। कोशिश की गई है। और एक ऐसे जीवन शैली की तरफ वापस ले जाने की प्रयास किया गया है जिसमें सब कुछ बहुत सात्विक हो। जी। तो एक सात्विक जीवन शैली की क्या भूमिका हो सकती है इस नशा मुक्ति अभियान में, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी सर, आप ये क्वेश्चन पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मुझे मैं भी वैदिक साइकोलॉजी के बारे में सोच रही थी। हमारे वेदों में इसको लेके बहुत सारे उपाय हैं जिसको कि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हमने उसको फॉलो बहुत कम करते हैं। तो हम, और मैंने देखा है, हम लोग जब किसी पेशेंट को देखते हैं तो राहुल जी भी दिनचर्या के बारे में हमेशा बताते हैं, आप क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं। तो ये सब चीज़ों को जीवन शैली के, जैसा कि आपने पूछा, को एक सात्विक जीवन शैली का अर्थ ये नहीं होता है कि सात्विक जीवन शैली मतलब जो आप खा रहे हैं बैलेंस खा रहे हैं, इसके बाद आनंद के। फिर मैं वहीं जाना चाहूँगी शुरू में जो मैंने कहा था कि हम आनंद के लिए खाते हैं, प्लेजर के लिए खाते हैं या न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं। तो हमें उसको समझना होगा कि जो भी हम कर रहे हैं तो वो सात्विक जीवन तभी होगा जब हम आनंद के, प्लेजर के लिए नहीं, जो हमारे लिए सही है हम उसको खाएं। एक ऐसा खाना और लाइफ स्टाइल भी ऐसा, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, और अगर जीवन में कोई ऐसा संघर्ष या कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसका सामना करें। स्टेइंग विथ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो है उसके साथ, उससे भागे नहीं, उसको सामना करें। जीवन में शॉर्टकट ना ढूंढें, और जीवन में परेशानियाँ आती हैं उनको भी, उनके साथ भी रहना सीखें। लिविंग विथ पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड करना तो बहुत आसान है, लेकिन आप कब तक, कहाँ कहाँ अवॉइड करोगे, तो उसका सामना करना अच्छे से, ये बहुत ज़रूरी है। और हर लेवल पे शिक्षक अपना काम करें, वो जागरूकता फैलाएं, जैसा अभी सर ने कहा, डॉक्टर्स भी मिलके। और मैं आपको बहुत बहुत अभी मैं बधाई भी दूंगी और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज जो ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है अपने हॉस्पिटल में, ये भी उस जागरूकता का ही एक हिस्सा है। और मैं अपने आप को, मतलब इसका मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठी हूँ, और इसको आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इसमें शामिल किया, और इस कुछ कर सकते हो कि अगर ये बात मीडिया में जाएगी और लोगों तक पहुँचेगी तो ये भी उस जागरूकता का पार्ट है। इसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं सर। बस अंतिम सवाल या कह सकते हैं कुछ मिनटों में, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स में जागरूकता फैलाएं। हमारे समाज में बहुत सारे कम्युनिटी लीडर्स ऐसे हैं जिनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना जाता है। मसलन जुम्मे की नमाज के बाद मौलवी साहब जो तकरीर देते हैं उसका मुसलमान समाज पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी प्रभावशाली मठ के मठाधीश के द्वारा कोई बात कही जाती है तो उनके अनुयायी उनके बात को ध्यान सुनते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि वी शुड चूज आवर हीरोज वेल। अगर जिनको हम अपना नायक मानते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, अगर उनकी तरफ से अक्सर उन लोगों को एम्प्लॉय भी किया जाता है, बड़े बड़े नायकों को, वो संदेश फैलाते हैं। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली अगर संदेश फैलाए अपनी जीवन शैली के बारे में, स्मोकिंग के बारे में, तो उसका काफी समाज पर प्रभाव पड़ता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक चिकित्सक के रूप में, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, या एक अस्पताल के रूप में हमारे पास भी ये जिम्मेदारी, और हो सके तो आगे हम लोग इस तरह का प्लान कर सकते हैं। मेरा आपकी तरफ से प्रस्ताव है, क्योंकि नेतृत्व तो आपको देना है, पीछे हम सबको चलना है, जहां हम ऐसे कम्युनिटी लीडर्स की पहचान करें जिनकी बात का प्रभाव बहुत दूर तक जाए, और जो एक साथ शायद सैकड़ों लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सके। उसमें बेशक डॉक्टर्स भी हैं, पर डॉक्टर्स के अलावा भी समाज के अलग अलग तबके में इस तरह के कम्युनिटी लीडर्स हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों के नेतृत्व में प्रगला अस्पताल परिवार इस नशा मुक्ति अभियान को और भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और नशा मुक्त भारत के इस महाअभियान में एक छोटा सा योगदान हमारा भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इस तरह के महत्वपूर्ण दिनों पर हम लोग आगे भी जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। अगर आप लोगों के भी कोई सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। उस सुझाव पर अमल होगा और हम आगे इसी तरह के समसामयिक मुद्दों पर सार्थक विमर्श करना जारी रखेंगे। हम आपके द्वार तक पहुंचने के लिए संकल्पबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।